हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भक्तिन। भक्तिन हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। उसके बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। आपके आरोह की पुस्तक का जो पद्य भाग है उसमें कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। लेकिन बात सीधी थी पर को हटा दिया गया है, तो हम तैयार कर रहे हैं कविता के बहाने। ये जो कवि है कुंवर नारायण, इनका जन्म 1927 यूपी में हुआ। इनकी रचनाओं में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, इन दिनों आदि प्रसिद्ध हैं। हमारी जो कविता है कविता के बहाने, यह भी इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। बेटा ये जो कविता है आपकी कविता के बहाने, इसमें कवि ने कविता की यात्रा पर प्रकाश डाला है। इन्होंने कहा है कि कहीं आधुनिकता के चलते, यांत्रिकरण के चलते कविताओं पर प्रभाव तो नहीं आ जाएगा, जबकि कविता खिलती है, महकती है, कल्पनाओं की उड़ान भरती है। तो समय के साथ ये जो कविताएं प्रभावी हो रही हैं, इसे उन्होंने 3 की उपमा दी। चिड़िया की, चिड़िया के समान बताया, फूल के समान बताया और अंत में जाकर उन्होंने इसे बच्चे के समकक्ष बताया। उन्होंने अपने 3 पदों में, पहले पद में कविता का संबंध चिड़िया से बताया है कि किस प्रकार चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान अतुलित है, अपरिमित है। अपने द्वितीय स्टैंजा में, द्वितीय पद में उन्होंने इसकी तुलना फूल से की। फूल का महकना भी एक हद तक, एक सीमा तक सीमित है, लेकिन कविताएं हर परिप्रेक्ष्य में महकती रहती हैं, खिलती रहती हैं, अपना प्रभाव और छाप छोड़ती रहती हैं। अंत में उन्होंने इसकी तुलना बच्चे से की, और तुलना ही नहीं, इन्होंने उसे बच्चे के समकक्ष बताया, यानी कविता और बच्चे को बिल्कुल समान करार दे दिया। किस तरह से दे दिया कि जिस प्रकार कविता भेदभाव नहीं करती, हर समय में महकती रहती है, हर समय अपना प्रभाव छोड़ती है। हमने पढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ियों ने पढ़ी, आने वाली पीढ़ियों से पढ़ेगी, यानी एक समय में की गई कविता की रचना अनंत काल के लिए हो गई। उसी प्रकार बच्चा भी धर्म, जाति आदि का विभेद न करते हुए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए कार्य करता है। उसके लिए अपना परिवार, समाज, पड़ोसी का परिवार सब एक है। वो किसी भी प्रकार के भेदभाव करना नहीं जानता। तो हम कविता की पंक्तियां देखते हैं। शब्दार्थों को देखते हुए आप इसका भाव ग्रहण करेंगे। यह कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात जिस प्रकार चिड़िया पंख लगाकर आकाश में उड़ती रहती है, उसी प्रकार कविता भी कल्पनाओं की उड़ान भरती है। कविता में भी एक विचार होता है जो सभी जगह प्रसारित होता रहता है, शब्दों के माध्यम से फूटता रहता है। तो कविता एक उड़ान है, जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में अंतर है। क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान, कविता की कल्पनाओं की उड़ान, भावनाओं की उड़ान अतुलित है, अपरिमित है। ये सीमा के बंधनों में नहीं बांधी जा सकती।
बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, अर्थात कविता की उड़ान यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, प्रत्येक दिशा में प्रस्फुटित होती रहती है, फूटती रहती है, अपने विचारों को बिखेरती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता किस प्रकार पंख लगाकर उड़ती है, ये मायने मतलब अर्थ, उर्दू वर्ड है माने, माने नहीं है मायने है, पर यहाँ कविता की तुकबंदी के लिए माने शब्द है। तो मायने यानी कविता किस प्रकार उड़ान भरती है, यह मायने चिड़िया कभी नहीं समझ सकती या चिड़िया की उड़ान नहीं समझ सकती। द्वितीय पद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। द्वितीय पद में कुंवर नारायण कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता भी फूलों के समान खिलती और महकती है। जिस प्रकार पौधों पर एक कली आती है, वो कली समय के साथ साथ फूल बनती है, अपना बड़ा आकार लेके वातावरण में महक भर देती है, उसी प्रकार कविता जब शब्दों से शब्द पिरोए जाते हैं, रस, छंद, अलंकार उसमें डाले जाते हैं, तो कविता भी महक उठती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूलों का महकना सीमित है। किस प्रकार सीमित है? फूल एक दिन महकेंगे, 2 दिन महकेंगे और फिर जो प्रकृति का नियम है वो अंत में समाप्त हो जाएंगे, खिल जाएंगे। लेकिन कविता जिसकी रचना कवि ने अपनी भावनाओं को उसमें डालकर, जो कवि ने एक बार रचना कर दी, छंदबद्ध कर दी, अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे दी, वह अनंत काल के लिए हो गई। बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, अर्थात यहाँ, वहाँ, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक जगह वह कविता सदैव महकती रहेगी, सदैव खिलती रहेगी। इसी प्रकार जो कविता का खिलना महकना है उसे फूल नहीं समझ सकता। अंतिम पंक्तियां हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर, भीतर, यह घर, वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अंत में इन्होंने बच्चा और कविता को समकक्ष रखा है। जिस प्रकार कविता पूरे समाज को जोड़ देती है, उसी प्रकार बच्चा पूरे घर, परिवार, समाज, वातावरण को एक कर देता है। कवि ने कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं और अपने खेलों के माध्यम से अपने समाज, परिवार, अपने घर के सदस्यों को आनंद देते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं होता, वे इस घर, उस घर, यहाँ, वहाँ सभी जगह जाते हैं और सभी को अपने बचपन से, अपने बचपन के मनोभावों से आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कविता भावों का, शब्दों का, कल्पनाओं का खेल है। कई बार कविताएं व्याकरण के नियमों से परे रहती है, उसमें व्याकरण को इतना नहीं देखा जाता जिसमें जितना भावनाओं के समावेश को देखा जाता है। तो कविता और बच्चों का खेल समान है। जिस प्रकार बच्चा सभी को एक सूत्र में बांध देता है, उसी प्रकार कविता की रचना भी धर्म, जाति, राज्यों की सीमाएं, इन सब से हटकर है। यह किसी विशेष के लिए नहीं होती, यह भविष्य और वर्तमान, अतीत सभी को आनंद प्रदान करती है। तो बच्चों के खेल के समान ही
में लिखेंगे। आज आप इस अर्थ को करके ग्रुप में शेयर करेंगे। जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज डू कंप्लीट योर होमवर्क। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे ग्रुप में शेयर करिएगा। आई गिव योर आंसर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।